वो जिस कोठरी में थी वहां अंधेरा था, लेकिन उसके आगे किसी लालटेन की हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। शिजा ने बाहर निकलने के लिए उस जेलनुमा दरवाजे को टटोला। ये सलाखों से बना दरवाजा बाहर से बंद था और इस पर ताला भी लगा हुआ था। शिजा को याद आया कि वो पिछली रात अपने घर के लगभग पास पहुंच गई थी जब उसे रत्तू लाल मिल गया था। इन सलाखों के पास हल्की रोशनी जरूर थी, मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। शिजा ने कोई आहट न पाकर जोर से आवाज लगाई, कोई है? सुनिए, मैं कहाँ हूँ? कोई है यहाँ? जवाब में शिजा को एक लड़की की आवाज सुनाई दी। चिल्लाना बंद करो लड़की, तुम अपने साथ साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दोगी। शिजा ने चौंक कर पीछे देखा। उसे अपनी कोठरी में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो आकृति चलकर शिजा की ओर आई और सलाखों से सटकर खड़ी हो गई। शिजा ने देखा कि ये उम्र में शिजा से कुछ साल बड़ी दिखने वाली एक लड़की थी। उसके घने लंबे बाल एक कंधे पर फैले हुए थे, जिन्हें वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों से सुलझा रही थी। उसका चेहरा मोहरा सामान्य सा था, पर कपड़ों से वो किसी ऊंचे घराने की मालूम होती थी। शिजा ने फौरन उस लड़की से जानना चाहा उस जगह के बारे में। क्या आप बता सकती हैं कि मैं कहाँ हूँ? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी बीबी जी। शिजा की बात सुनकर वो लड़की ठहाका लगाकर हंस पड़ी और बोली, बीबी जी, माफ करना, बड़े अरसे बाद किसी ने मुझे इतनी इज्जत देकर बात की है, इसलिए भरोसा ही नहीं हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? जी शिजा, लियालपुर के पास पिंड है मेरा। लड़की ने शिजा की बात काटते हुए तुरंत कहा, तुम कहाँ से हो, कौन हो, इन बातों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे क्या पूछ रही थी तुम? शिजा ने अपना सवाल दोहराया। बीबी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कहाँ हूँ। उस लड़की ने जवाब में जो कहा वो सुनकर शिजा चौंक गई। उस लड़की ने कहा, मेरा नाम नुसरत है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। बीबी जी, सुनने के दिन चले गए अब। खैर, तुम्हें जानना है ना कि तुम कहाँ हो, तो सुनो। इस वक्त हम लाहौर में हैं, शाही मोहल्ले की सबसे बड़ी हवेली के तहखाने में, और अब तुम भी इसी हवेली का एक हिस्सा हो, भले ही मामूली से ही। यहाँ बहुत से जवान लड़के लड़कियां कैद हैं। कुछ को हीरा मंडी की रौनक बना दिया जाता है और कुछ को वो खरीद कर ले जाते हैं। शिजा केवल 17 साल की थी। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने पूछ लिया, वो लोग कौन? खरीद कर कहाँ ले जाते हैं? और ये हीरों की मंडी से हम जैसे गरीब लोगों का क्या काम? शिजा की मासूमियत पर नुसरत को हंसी भी आई और तरस भी। उसे लगा कि इस बेचारी लड़की को सब कुछ समझाना ही सही होगा, तो उसने खुलासा करते हुए बताया, सुनो शिजा, लाहौर की हीरा मंडी यानी जिस्मों का बाजार, चुन चुनकर सुंदर लड़कियां और औरतें अगवा की जाती हैं और यहाँ की हवेलियों की ऊंची दीवारों के बीच कैद कर दी जाती हैं। पहले वो लोग आते हैं और नीलामी में से अपनी पसंद की लड़कियां, औरतें और गुलाम खरीद कर ले जाते हैं। वो घर और खेतों के कामों के अलावा भी जैसा चाहे वैसा सलूक इन लड़कियों के साथ करते हैं। बाकी बची लड़कियां और औरतें यहाँ के कोठों में बेच दी जाती हैं। शिजा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। किसी तरह हिम्मत बटोर कर उसने पूछा, ये क्या कह रही हो तुम नुसरत? पर ये तो बताओ कि वो लोग कौन हैं जो इस तरह इंसानों की खरीद फरोख्त करते हैं? वही जो इंसान नहीं है। शिजा ने फिर पूछा, क्या मतलब? क्या उम्र है तुम्हारी? बच्ची तो नहीं लगती। क्या तुमने पहाड़ों में रहने वाले पिशाचों के बारे में नहीं सुना? वही हैं जो इंसानों से नफरत भी करते हैं, लेकिन अपने इलाकों में काम करवाने के लिए गुलामों की तरह इंसानों का इस्तेमाल करते हैं। उन दिनों पिशाचों का आतंक बहुत था। इंसान अकेले वीरान इलाकों में जाने से डरा करते थे। शिजा को याद आया कि उसके पिता के गायब होने के बाद से उसके गांव और आसपास के कई गांवों से और लोग भी लापता हुए और पिशाचों का जिक्र भी हुआ था। शिजा सहम गई और बोली, हाय मेरे रब्बा, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। नुसरत ने कड़वाहट के साथ जवाब दिया, यहाँ ऐसी जगह पर होना तो हम में से किसी को भी नहीं चाहिए।
पर ज्यादातर लोग धोखे का शिकार होकर यहाँ पहुंच जाते हैं। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें शायद नहीं पता कि तुम्हें किसने यहाँ पहुंचाया। शीजा ने तपाक से जवाब दिया। ऐसे कैसे नहीं पता? ये उसी रत्तू लाल का काम है जो हमारी दुकान से सब्जियां लेने आया था। भारी बारिश के कारण बाजार बंद था और उसे आने में बहुत देर लग रही थी, तो मेरे बूढ़े चाचा चाची उसे खोजने चले गए। नुसरत गौर से शीजा को देखने लगी। यकीनन ये लड़की निहायत ही मासूम और दुनिया से अनजान थी। नुसरत ने बिना देर लगाए शीजा के सामने पहला राज खोला। इसके आगे मैं बताती हूँ। तुम्हारा ये चाचा और चाची काफी समय बीत जाने के बाद भी वापस नहीं आए, लेकिन वो आदमी आ गया। उस आदमी का काम कीमत देकर तुम्हें यहाँ तक लाना था, लेकिन तुम्हारी कीमत लेकर बेचा तुम्हें तुम्हारे किसी अपने ने है। बधाई हो, तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों ने बेच दिया। शीजा गुस्से में चिल्ला उठी। मेरे चाचा चाची कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो बेचारे तो कितने भले लोग हैं। नुसरत अनुभवी थी। उसने इसी कोठरी में इस जगह से निकलने की चाहत में रोते बिलखते कई लड़के लड़कियों को आते जाते, बिकते, कत्ल होते तक देखा था। इन रोने वालों में ज्यादातर युवा लोग हुआ करते थे जो अपने परिवार या रिश्तेदारों के धोखों पर आसानी से यकीन नहीं कर पाते थे, और उन्हीं लोगों के लिए रोते रहते थे जिन्होंने कुछ पैसों के लिए उन्हें बेच दिया था। नुसरत इन सब से उकता चुकी थी, इसलिए उसने शीजा को समझाने की कोशिश नहीं की। उसने तय किया कि बेहतर होगा कि शीजा असलियत से खुद रूबरू हो। उधर अपनी ही उधेड़-बुन में मगन शीजा ने यकायक नुसरत पर एक और सवाल दाग दिया। नुसरत, एक बात बताइए, क्या इस जगह से निकलने का कोई रास्ता है? शीजा का सवाल सुनकर नुसरत अपनी हंसी रोक नहीं सकी। कुछ पलों तक जोर जोर से हंसने के बाद वो शीजा का अवाक चेहरा देखकर रुकी और तंजिया लहजे में बोली, तुम्हें क्या लगता है कि अगर कोई रास्ता होता तो मैं अभी तक यहाँ इस अंधेरी बदबू भरी कोठरी में ही होती, यहाँ से भाग ना गई होती? पगली लड़की, यहाँ तक आने या बाहर जाने का एक ही रास्ता है। उस रास्ते पर बहुत से पहरेदार हर वक्त होते हैं और बिना उनकी नजरों में आए बाहर निकल पाना नामुमकिन है। ये सुनते ही शीजा का चेहरा मुरझा गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जो उम्मीद की लौ टिमटिमा रही थी वो बुझ गई और उसकी जगह आंसुओं की दो छोटी छोटी बूंदों ने ले ली। नुसरत वापस जाकर कोठरी के दूसरे कोने में लेट गई। शीजा ने नुसरत की तरफ पीठ की और कोठरी की एक दीवार की ओर मुंह करके बैठ गई। धीरे धीरे रात घिर आई और उस पूरी रात शीजा सोई नहीं। उसके कानों में बार बार नुसरत के शब्द गूंज रहे थे कि चाचा चाची ने उसे बेच दिया। शीजा का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। चाचा चाची तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। वो बूढ़े लोग भला ऐसा पाप क्यों करने लगे? ये बात तो सोचकर ही घिन आ रही थी, तो वो भला ऐसा क्यों करने लगे? लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, शीजा के दिल से उम्मीद खत्म होती गई और खुद को बेच दिए जाने वाली बात पर उसका यकीन पुख्ता होता चला गया। शीजा भोली जरूर थी, मगर बेवकूफ नहीं थी। वो रेहड़ी वालों के साथ सौदेबाजी करने की हिम्मत रखती थी और जरूरत पड़ने पर बिना किसी को पता लगे छोटे मोटे फल, मिठाई चुराने का हौसला भी रखती थी। बचपन से ही वो लोगों को पढ़ती थी। उसने कहानियां सुनी थी कि कैसे लोगों के अपने ही परिवार के सदस्यों ने चंद चांदी के सिक्कों के बदले अपनी बेटियों और छोटे बेटों को गुलाम खानों को बेच दिया था। शीजा सोचती रही, पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उसके चाचा चाची ने आखिर ये साजिश रची कब। उनका घर बहुत छोटा सा था, जिसमें एक रसोई थी, एक बड़ा कमरा था जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया था, और इसके अलावा खेतों से काट कर लाई सब्जियों को रखने के लिए एक भंडार घर था।
और इसके अलावा खेतों से काट कर लाई सब्जियों को रखने के लिए एक भंडार घर था। रसोई में चाची के साथ पूरे वक्त शिजा होती थी। कमरे के अंदरूनी हिस्से में चाची और शिजा सोया करते थे और चाचा बाहर वाले हिस्से में। शिजा हर वक्त चाचा चाची में से एक के साथ होती ही थी। तो फिर ये कैसे हो गया कि वो उनकी साजिश नहीं सुन पाई? क्या उसकी आजादी पैसों से कम जरूरी थी? जैसे जैसे उदासी छाने लगी थी, उसका गुस्सा उतरना शुरू हो गया था। अपने घुटनों को मोड़कर अपने सीने के पास लाते हुए उसने दीवारों पर नजर दौड़ाई, मगर कुछ नजर नहीं आया। एक दीवार पर कोठरी की छत के पास एक छोटा सा रोशनदान था, पर वो भी आसमान की हल्की सी झलक तक नहीं दिखा रहा था। कोठरी के बाहर क्या है, इसका पता लगाना नामुमकिन था। शिजा को आज माँ की बहुत याद आ रही थी। आज अगर वो होती तो शायद शिजा इस हाल में नहीं होती। अपने हालात को देखकर शिजा को रोना आ गया और वो सीने पर सिमटे घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। अभी कुछ ही पल बीते होंगे कि उसने एक चीख सुनी। शिजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो लोहे की सलाखों वाले दरवाजे तक पहुंची और बिना उन्हें छुए सुनने की कोशिश करने लगी। तभी एक और दर्दनाक लंबी चीख सुनाई दी। ये चीख एक तरह से दर्दनाक रोना था, जिसने शिजा को असहज महसूस कराया। ऐसा लग रहा था मानो रोने वाली महिला को यातनाएं दी जा रही हों। शिजा कांप गई। तभी नुसरत की आवाज आई। कोई गुलाम लड़की है? शिजा ने कांपते हुए पूछा। वो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? नुसरत ने शिजा को जो जवाब दिया उसे सुनकर किसी का भी डरना लाजमी था। नुसरत ने कहा, यहाँ के नियमों को ना मानने वालों पर अत्याचार किए जाते हैं। यहाँ के गुलाम उन जानवरों जैसे ही हैं जिन्हें अच्छे पैसे कमाने के लिए बेचने वाले किसान ने पाला है। यहाँ गुलाम खानों में बहुत से राज दफन हैं। बाहर की दुनिया को नहीं पता कि यहाँ गुलामों पर कितने जुल्म ढाए जाते हैं। हम जैसों को मारना पीटना तो यहाँ पर रोज का किस्सा है। नए आने वालों में से कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जो यहाँ के पहरेदारों की बात नहीं सुनता और फिर पूरी रात उसकी चीखें गूंजती हैं। इसलिए भागने के बारे में सोचने से पहले 2 बार सोच लेना। शिजा ने हिम्मत जुटाकर फिर सवाल किया। अगर मैं भागने की कोशिश करूं तो? जवाब में नुसरत मुस्कुराई और बोली, अगर पकड़ी गई तो दुआ करोगी कि तुमने ऐसी हिमाकत ना की होती। वैसे ना पकड़ी जाओ ऐसा हो नहीं सकता। ये जिस वक्त की कहानी है, उस दौर में पिशाच, चुड़ैलें और काला जादू करने वाले बहुत से लोग हुआ करते थे। इन सब में से शुद्ध खून वाले पिशाच सबसे ज्यादा अमीर थे। शुद्ध खून वाले पिशाचों का एक रुतबा और खौफ था और इनका गुलामों को खरीदना गैर कानूनी नहीं था। इसके लिए बाकायदा इंसानों और पिशाचों की काउंसिल थी, जिसके बनाए कानूनों के हिसाब से ही ये गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी। इसका फायदा यह था कि पिशाच सीधे किसी इंसान पर हमला नहीं करते थे। अमीर इंसान खुद नहीं चाहते थे कि ये सिस्टम हटे, क्योंकि इसकी जद में अक्सर गरीब तबके के लोग ही आते थे और अमीर लोग बच जाते थे। दूसरा फायदा यह भी था कि अमीरों को मुफ्त में गुलाम मिल जाते थे। शिजा ने सोच लिया था कि अगर वो बेची गई है तब भी वो यहाँ नहीं रुकेगी, मौका मिलते ही भाग जाएगी। अचानक से नुसरत अपनी जगह पर खड़ी हो गई और शिजा से बोली, सुनो, कुछ ही देर में घंटी बजेगी। एक पहरेदार आकर दरवाजा खोलेगा। बिना कोई सवाल किए, बिना किसी से नजरें मिलाए चुपचाप कतार में लग जाना। सिर झुकाकर चुपचाप चलना। जो हुक्म मिले करती जाना। और हाँ, रब के वास्ते अपना मुंह बंद रखना। दारोगा साहब की नजर में मत आना, वरना मरने की दुआएं मांगोगी। शिजा कुछ समझ या पूछ पाती उसके पहले ही घंटी बजने की आवाज आई और एक पहरेदार ने आकर दरवाजा खोला। नुसरत भागकर दरवाजे पर अपने दोनों हाथ अपने पेट के पास बांधे सिर झुकाकर खड़ी हो गई। शिजा ने भी ऐसा ही किया। बाहर आकर शिजा ने देखा
कि ये एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों तरफ कोठरियां बनी हुई थी। इन कोठरियों से गुलाम लड़के लड़कियों को एक तरफ ले जाया जा रहा था। पहरेदार गलियारों के दोनों कोनों पर खड़े थे। शिजा ने चोर नजरों से देखा कि पहरेदारों की आंखों का रंग हल्का लाल था, यानी ये पिशाच ही थे, लेकिन निचले दर्जे के और कम ताकतवर, पर हर हाल में इंसानों से ज्यादा ताकत रखने वाले। कुछ दूर चलने के बाद रुकने का हुक्म दिया गया। सारे गुलाम रुक गए। एक लंबा सफेद चेहरे और लाल आंखों वाला पिशाच आया और एक तरफ खड़ा हो गया। सभी पहरेदारों ने झुककर उसे सलाम किया। तय था कि यही दारोगा था। दारोगा के आते ही एक पहरेदार चिल्लाया, गुलामों, आज तुम्हारे नहाने का दिन है, अपने कपड़े उतारो। शिजा ने देखा उसके आसपास के गुलाम लड़के लड़कियों ने चुपचाप अपने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, पर शिजा ऐसा नहीं कर सकती थी। ये बहुत शर्मनाक था। वो बुत बनी खड़ी रही। नुसरत जो उसके बिल्कुल साथ खड़ी थी, शिजा को देखकर फुसफुसाई, शिजा, मुसीबत नहीं चाहिए तो बात मानो, उतारो कपड़े। शिजा ने जैसे सुना ही नहीं, वो खामोश खड़ी रही। तभी पहरेदार की नजर उस पर पड़ी और वो चिल्लाया, ए नई गुलाम लड़की, तुमने सुना नहीं क्या? अपने कपड़े उतार। सभी गुलामों के बीच खड़ी शिजा अलग ही नजर आ रही थी। गुलाम खाने के पहरेदार के हुक्म की तामील करते हुए सभी गुलाम अपने अपने कपड़े उतारकर सिर झुकाए हुए खड़े थे। एक अकेली शिजा ही थी जिसने अभी तक पूरे कपड़े पहने हुए थे। अपनी नजरें नीची किए हुए शिजा ने अपने सीले मिट्टी भरे शॉल को कसकर अपने शरीर पर लपेटा हुआ था। उसके कपड़ों पर मिट्टी, कीचड़ और बारिश के पानी से एक मटमैले रंग की मोटी परत चढ़ गई थी। उसका गोरा रंग इस वक्त शरीर पर लगी मैल और गंदगी से ढका हुआ था। बाल बिखरे हुए, आंखें नींद की कमी और लगातार रोने से लाल हो चुकी थीं। डर, थकान और कमजोरी से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। बिना कुछ खाए पिए बारिश में भीगने और चिंता की वजह से उसका सिर दर्द करने लगा था। तभी पहरेदार की आवाज फिर से गूंजी, तुमने सुना नहीं क्या? अपने कपड़े उतारो, इसी वक्त। इस आवाज को सुनकर लगभग सभी गुलाम डर गए। पहरेदार की कर्कश आवाज जो हुक्म दे रही थी, उसे सुनने के बाद भी शिजा बिना किसी हलचल के खड़ी थी। इस बात ने कई गुलामों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये गुलाम अपने फर्श पर गिरे कपड़ों को झुककर उठाते हुए शिजा की तरफ देखने लगे, पर शिजा ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो वैसे ही बुत बनी खड़ी रही। पहरेदार का धैर्य अब जवाब देने लगा था। वो 2 कदम आगे बढ़ा और गुस्से में शिजा को घूरने लगा। शिजा ने चोर नजरों से देखा कि ये हल्की लाल आंखों वाला पिशाच पहरेदार काफी ऊंचा लंबा था और इसकी आंखों से इस वक्त आग बरस रही थी। शिजा को लगा गुस्से में कहीं वो पिशाच उसका खून न पीने लगे। चुड़ैलों और पिशाचों के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां उसने अपने